लेकिन नहीं, देश नहीं, ने मीडिया के साथियों को तो कुछ भी नहीं लगेगा। कम से कम आपने एक चीज पे तो आके रुके आप। अभी तक तो नोटबंदी को भी आप लोग बहुत अच्छा काम बताते थे। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने इस अनैतिक सरकार के अनैतिक कर्तव्यों का, कर्मों का पूरा सपोर्ट किया है और आज भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि डिबेट होने से पहले ही, मुद्दे उठने से पहले ही मीडिया के साथ ही सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या अगर जेपीसी नहीं बनी तो संसद में जो पैसा खर्च होगा उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। फाइनली आलोक शर्मा ने गोदी मीडिया को उनकी औकात दिखा दी, उनको सुना दिया अच्छे से। और किसको सुनाया? आलोक शर्मा ने सुना दिया श्वेता सिंह को। क्यों सुनाया? क्योंकि वो फेवर ले रही थी किसका? सुधांशु त्रिवेदी जी का। क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी की आज तक में कितनी जुगलबंदी बैठती है वो सबको पता है। अब इस पर आलोक शर्मा ने क्या किया और क्या कहा ये हम इस वीडियो में देखेंगे, तो ज़्यादा समय नहीं खराब करते। सबसे पहले हम इस रिएक्शन वीडियो को देख लेते हैं और इस पे देते हैं हम अपना रिएक्शन। आपका जो भी रिएक्शन हो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। एनीवे दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ भारद्वाज और आप देखना शुरू कर चुके हैं फिरकी ले ले, अब कटेगा मजा। तो देखिए कैसे होता है यहाँ पे मजा। किसका? सुधांशु त्रिवेदी और श्वेता सिंह का। किसके द्वारा? आलोक शर्मा जी के द्वारा। तो चलिए देखते हैं इस रिएक्शन वीडियो को। आप लोग कह रहे हैं कि वहां गठबंधन में सब ठीक नहीं है, सुधांशु जी कह रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा आपके आपस के दलों में भी है। और ये समझाइए कि ये एनडीए की का प्रेरोगेटिव नहीं है कि वो तय करे कि टीडीपी को, जेडीयू को या बीजेपी का ही कोई व्यक्ति हो जिसे स्पीकर के इस पद के लिए वो उतारना चाहे मैदान में। ये कांग्रेस पार्टी या विपक्ष अपनी तरफ से क्यों थोपना चाह रही है कि नहीं टीडीपी का बनाइए या जेडीयू का बनाइए? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं? बताओ क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, हमने तो नहीं कहा बीजेपी से, किसी भी विपक्षी दल ने ये नहीं कहा कि बीजेपी टीडीपी के किसी व्यक्ति को स्पीकर बनाए। मैंने तो ऐसी कोई बाइट नहीं सुनी। अभी संजय राउत जी की बाइट में सुन रहा था आज तक पर, उन्होंने भी दो शब्द इस्तेमाल किए और उन्होंने कहा कि टीडीपी अगर अपना स्पीकर लेकर आती है तो हम आपस में बातचीत करेंगे इंडिया गठबंधन के लोग और कोशिश करेंगे। बातचीत और कोशिश, दो शब्द इस्तेमाल किए। तो हम तो थोप ही नहीं रहे। देखिए उनकी सरकार है, उन्होंने सरकार बनाई है, वो सरकार चलाएं अच्छे से। एक अलग बात है कि हथियाई हुई सरकार है ये, तमाम जांच एजेंसियों की और इलेक्शन कमीशन की और तमाम, आज आप देख ही रहे हैं अखबारों में और तमाम चीजें क्या खबर चल रही हैं। तो हथियाई हुई अल्पमत की सरकार है, लेकिन उनकी सरकार है और स्पीकर पद उन्हीं को है, उनको बनाना है स्पीकर। अगर स्पीकर भी नहीं बना पाए तो सरकार ही गिर जाएगी। अब दूसरे विषय पर आते हैं। अभी सुधांशु भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, इन्होंने मर्यादा की बात की, इन्होंने परंपरा की बात की। तो डिप्टी स्पीकर की परंपरा की हम बात कर लेते हैं। डिप्टी स्पीकर मैक्सिमम टाइम अपोजिशन पार्टीज को दिया गया, ये परंपरा रही है। अब आगे वो परंपरा रहेगी कि नहीं रहेगी वो तो अब समय बताएगा। डिप्टी स्पीकर पिछले सत्र में रहा ही नहीं, ये शायद पहली बार था। पहली बार हुआ है कि 150 सांसदों को सस्पेंड करके आईपीसी के ऐसे कानून पास करा लिए गए। पहली बार हुआ है कि सेलेक्ट कमिटीज को मैटर सबसे कम गए। पहली बार हुआ है कि जेपीसी के माध्यम से कोई किसी तरह की कोई बात ही नहीं करता है। पहली बार हुआ है कि आप देखिए 3 कृषि के काले कानून हो, नोटबंदी हो, बड़े बड़े फैसले सब कुछ पहली बार ही हुआ बिना था। किसी से सलाह किए संसद में पास किए करा लिए गए हो। खैर वो गुजरात मॉडल है और वो पूरा देश देख रहा है। अब बात आती आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, भाव को वो भी तो करेंगे। अच्छा डाला है। कि वाजपेयी जी का समय रहा हो, कौन सी परंपराएं रही हैं डिप्टी स्पीकर पर, और हमारे समय में कौन सी परंपराएं रही हैं। मैक्सिमम टाइम में देख रहा था कि अपोजिशन के लोगों को डिप्टी स्पीकर का पद मिला और ये 1960 के दशक से मैंने देखा तो कहीं ना कहीं ऐसा रहा। तो क्या परंपराएं और मर्यादाएं आगे चलेंगी? क्या परंपरा में और मर्यादा में यह भी है कि एक अकेला सब पर भारी? किसी देश के प्रधानमंत्री ने छाती पीट कर कहा हो कि एक अकेला सब पर भारी और संसद मेरे ठेंगे पर। संसद में क्या क्या हुआ, आपने संविधान बदलने की और तमाम चीजें सामने आई और उसके बाद आपने संविधान को माथे पर लगाया क्योंकि जनता ने जनादेश ऐसा दिया कि आपको समझ आ गई कि संविधान को ऐसे माथे पर लगाया था। तो परंपरा और मर्यादा की बात संसदीय के मामले में कम से कम बीजेपी सरकार ना करे। अब मुद्दे आते हैं कि कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं कि आने वाले समय में अपोजिशन भी चर्चा करना चाहेगा और हम चाहते हैं कि देश की जनता भी उस पर चाहती है कि कोई चीज वहां पर वक्तव्य हो। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पर अग्निवीर का है। दूसरा मुद्दा नीट के एग्जाम का है।
नीट के एग्जाम में 25 लाख बच्चों का भविष्य आधार में लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में तमाम पीआईएल पेंडिंग पड़ी हुई हैं और आज शिक्षा मंत्री ने देर सवेर आके कहा है कि उसमें काफी अनियमितताएं हुई हैं। पेपर लीक होकर 25-25 लाख बच्चों का भविष्य। भाई नीट एग्जाम पर ध्रुव राठी ने भी एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो का भी मैंने रिएक्शन वीडियो बनाया है, आप जाकर तो देख सकते हो उस रिएक्शन वीडियो को। और रिएक्शन वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को देख लेते हैं। अधर में लटका हुआ है, क्या शिक्षा मंत्री आकर संसद में उसके ऊपर बयान देंगे? आज ही जितना बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, क्या ट्रेन के जो मंत्री शिक्षा मंत्री ने तो ये बयान दिया था कि नीट का एग्जाम लीक ही नहीं हुआ। वो तो बाद में जब हंगामा कटा है तब उन्होंने बोला है कि हाँ भैया लीक हुआ था एग्जाम। एनीवे देखते हैं आगे क्या बोलते हैं आलोक शर्मा जी। रेल मंत्री हमारे, क्या वो रेलवे मिनिस्टर रिजाइन करेंगे? कोई मौलिक जिम्मेवारी, कोई नैतिक जिम्मेवारी लेंगे? किसी मर्यादा या किसी परंपरा का निर्वहन वो भी करेंगे? मुझे नहीं लगता है कि वो कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर से आदेश जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो व्हाइट पेपर ऑन ट्रेन एक्सीडेंट्स, ईवीएम, इलेक्शन कमीशन की भूमिका, जेपीसी एग्जिट पोल के ऊपर, जो एग्जिट पोल निकालकर तमाम जो नेक्सस था मीडिया, एग्जिट पोल की कंपनियां और बीजेपी का, उसके ऊपर भी जेपीसी की मांग भी हो सकती है, क्योंकि ये हमारे एजेंडे में है। अग्निवीर की समाप्ति हमारे एजेंडे में है। मुझे लगता है कि अब इतिहास में नहीं जाना चाहिए, भविष्य में क्या हो रहा है और वर्तमान में देश में क्या घटित हो रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। और आने वाले दिनों में इन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संसद में ये तमाम मुद्दे उठाएगा। ठीक है, वाओ ब्यूटीफुल। लंबा दौर ये भी चला है आलोक जी कि एक तरफ हम संसद में ऐसी तस्वीरें देखते हैं जहां पर हंगामा हल्ला हो रहा है, कोई चर्चा नहीं, लेने लगी फेवर। जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स होते हैं उनकी मिसाल दी जाती है, उनमें से शब्द और वाक्य कोट किए जाते हैं अलग अलग जगह। लेकिन हमने पिछले कुछ समय में देखा है जिसमें आरोप दोनों तरफ से लगते हैं। मैं इस बात को बोलती हूं कि दोनों तरफ से आरोप लगते हैं, क्योंकि विपक्ष ये कहता है कि हमें चर्चा नहीं करने दिया जाता है, और सरकार की तरफ से यह कहा गया कि चर्चा नहीं, हंगामा हो रहा था और इसीलिए कार्रवाई जरूरी थी। जिन मुद्दों को उठाने की बात आप कर रहे हैं, क्या उन पर हम देखेंगे एक स्वस्थ संसदीय डिबेट जो वहां पर चलेगी, जिससे लोगों का सरोकार है? सच में ड्रामा ही चल रहा है ये। देखिए, मुझे लगता है कि डिबेट होने से पहले ही, मुद्दे उठने से पहले ही मीडिया के साथ ही सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या अगर जेपीसी नहीं बनी तो संसद में जो पैसा खर्च होगा उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? तो मैं ये केवल ये कहना चाहूंगा कि प्रश्न जो है उसमें इतना वजन होना चाहिए कि दोनों पक्षों को उत्तर देने में 4 बार सोचना पड़े। अब बात आती है, सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी का नाम लिया इन्होंने। उन दोनों के वक्तव्य ऑन रिकॉर्ड है पार्लियामेंट में कि संसद चलाना सत्ता पक्ष का काम है, सरकार का। 2G के ऊपर 2.5 महीने तक संसद नहीं चली, और 2.5 महीने तक क्या वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में था क्या मैटर? आज सुधांशु भाई आज बड़ी नैतिकता और मर्यादा की बात कर रहे हैं, और उसके बाद तमाम लोगों को क्लीन चिट मिली। क्या एक कोई सांसद आके माफी मांग सकता है देश से कि 2.5 महीने तक देश की संसद नहीं चली? नहीं। अब बात आती है वापस के उपराष्ट्रपति महोदय ने ये कहा, फिर राष्ट्रपति महोदय ने ये कहा। जब स्पीकर और उपराष्ट्रपति महोदय के ऊपर तमाम प्रश्न चिन्ह लगे कि किस तरह से वो हाउस को चला रहे हैं, किसको कितना समय दे रहे हैं, और खुल्लम खुल्ला उन चीजों का उल्लंघन हो, तो मर्यादा की बात नहीं की जा सकती। पूरा कैमरा तो हमेशा उसके ऊपर रहता था, स्पीकर के ऊपर, ठीक है। और जो भी अपोजिशन वाला बोल रहा होता था उसकी या तो बाइट काट दी जाती थी या उसको पूरे टाइम पे दिखाया नहीं जाता था, और ऊपर से लोग मर्यादा की बात कर रहे हैं, सीरियसली। एनीवे आगे देखते हैं इस वीडियो को। क्या एक बार भी किसी ने भी, जितने भी तमाम लोग रहे यहां पर अभी तक पीछे, किसी ने भी एक बार भी ये कहा बीजेपी की तरफ से कि हाँ इस तरह की चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे भाई, रिजेक्ट करना आपके हाथ में है, और आप बीजेपी के बिहाफ पर अगर नोटिस को रिजेक्ट करेंगे बार बार, तो सांसदों का अधिकार है कि वो आकर दोबारा से नोटिस दें। क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चेयरमैन साहब को और स्पीकर साहब को क्या ये नहीं लगता कि 60-70 सांसद अगर वहां पर नोटिस दे रहे हैं तो उस विषय की इंपॉर्टेंस होगी? लेकिन अगर कांग्रेस या विपक्ष किसी भी चीज को उठाता है और वहां से प्रश्न चिन्हों के साथ और संसदीय जो परंपराएं हैं उनका उल्लंघन शीर्ष करता है,
तो स्वाभाविक है कि मर्यादाओं की बात और उसकी नहीं की जा सकती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब बात आती है लीडर ऑफ अपोजिशन के तीसरे प्रयास के बाद। अरे भाई, हमने तो 1952 में धुर विरोधी लोगों को लीडर ऑफ अपोजिशन और मंत्री के पद भी दिए हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। लेकिन आप लोगों का दिल बहुत छोटा है। जो व्यक्ति कहता है एक अकेला सब पर भारी, वो मणिपुर जा नहीं सकता है, और पूरे 10 साल के अंदर वो व्यक्ति एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता है। तो मर्यादाएं तो वो भी थी कि एक प्रधानमंत्री विदेश से आते थे तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, विदेश में भी करते थे, अपने देश में भी करते थे। ये भी संसदीय परंपरा का एक हिस्सा था कि सेशन से पहले और सेशन के बाद सेशन में कौन से विषय होंगे उस पर खुलकर चर्चा होती थी। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। जिस तरह से आज ये हथियाई हुई सरकार है, हथियाई हुई सरकार कह रहा हूं मैं, कहीं एग्जिट पोल, कहीं मीडिया, कहीं इलेक्शन कमीशन, कहीं जांच एजेंसियां, कहीं पर प्रशासन, कहीं डीएम, कहीं बनारस में नॉमिनेशन रिजेक्शन, चारों तरफ से हत्या कर इस सरकार बनाई गई है। लेकिन हम फिर चाहते हैं, सरकार बनी है, आपके जो एजेंडे हैं वो बताइए। आप रोजगार का क्या मास्टर प्लान है वो बताइए। आपने किसको एमएसएमई मिनिस्टर बनाया है, उनके क्या विचार हैं, पूरा देश देख रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी आए और नीट कैंसिल करने की हिम्मत दिखाएं कि नीट एग्जाम गलत हुआ है। ट्रेन एक्सीडेंट के ऊपर व्हाइट पेपर आए। मुझे लगता है कि ये तमाम मुद्दे हैं, इनके ऊपर सरकार जवाब दे। जी, सरकार ने दे दिया जवाब। भाई, आपको लगता है कि क्या सरकार कोई जवाब देगी? क्या लगता है, सरकार कोई जवाब देगी? भाई, मुझे तो नहीं लगता गवर्नमेंट कोई जवाब देगी, क्योंकि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, आज तक कभी किसी चीज़ पे जवाब दिया है? हमारे प्रधानमंत्री ने तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही नहीं। हाँ, इलेक्शन के टाइम पे जरूर हुआ था, वो कॉन्फ्रेंस तो नहीं कह सकते, उसका इंटरव्यू हुआ था। आज तक के 5-6 लोगों को बैठा के किस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भी सबको पता है। एनीवे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम, भारत माता की जय।